दोस्तों, कहा जाता है कि अपनी किस्मत को बदला नहीं जाता, लेकिन आज मैं आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं, उसमें इस इंसान ने अपनी किस्मत तक को बदला था। माना जाता है कि वो 37 बार मरा था, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता था और अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद की जान को न्योछावर कर देता था। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो अपने दिल को ज़रा संभाल लीजिएगा और चलिए मेरे साथ एक खौफनाक सफ़र पर। ये कहानी है रॉय बेनाविडस की, जिनका जन्म 1935 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास में हुआ था और बचपन से ही वो अपने अंकल के साथ कॉटन फील्ड में काम किया करते थे। स्कूल से जल्दी आ जाया करते और कॉटन फील्ड में अपने अंकल की मदद किया करते, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्हें लगा करता था कि इस तरह से मेरी ज़िंदगी निकल नहीं पाएगी, मुझे घुटन महसूस होती है। जब वो 18 साल के हुए, उन्होंने इस स्टेट को छोड़ दिया, वो कहीं और चले गए और 1952 में वो टेक्सास नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। 1959 में उन्होंने एयरबॉर्न ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो आर्मी स्पेशल फोर्सेस में भर्ती हो गए। उस समय वियतनाम वॉर चल रही थी, तो उन्हें वियतनाम भेजा गया और वहाँ पर उन्हें जंग लड़नी पड़ रही थी। वहाँ पर वो दुश्मनों के कपड़े पहनकर जंग लड़ा करते थे, यानी कि वहाँ पर वो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि वियतनामीज आर्मी के कपड़े पहनकर वहाँ रहते, ताकि दुश्मनों को ये लगे कि ये हमारा साथी है और तब आप हमला कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जब वो जंग में थे, तब लैंड माइन पर उनका पैर आ गया और उस धमाके में उनका शरीर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। वहाँ से वो जिंदा तो बच गए थे, लेकिन जब उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक अस्पताल में लाया गया, तब डॉक्टर्स का कहना था कि आप दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे और डॉक्टर्स ने स्पेशल ये कह दिया था 1 महीने बाद ही कि आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जो रॉय थे, उन्हें पता था अगर मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया ना, तो मुझे आर्मी से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इस तरह से मैं आर्मी में काम नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर 6 महीने तक भर्ती रहना चाहूँगा। अगर 1 साल तक आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहें, चल ना पाएँ, तो आपको नेशनल आर्मी से बाहर कर दिया जाता है। और उसकी ये ज़िंदगी थी, आर्मी ही उसकी ज़िंदगी थी और रॉय इससे बाहर नहीं जाना चाहते थे। डॉक्टर्स ने कहा था आप ज़िंदगी में कभी नहीं चल पाएंगे और उन्हें दिन के वक्त ट्रेनिंग दी जाती थी हल्का सा पैर हिलाने की। वो कोशिश करते, पैर हिला नहीं पाते और तब उन्हें लगा कि इस तरह से मैं चल नहीं पाऊंगा और आर्मी से बाहर हो जाऊंगा। रात के वक्त जब वहाँ कोई नहीं होता था, वो अपने बेड से उतरते थे, अपने हाथों की मदद से बेड से उतरते थे, घिसट घिसट कर दीवार तक जाते थे, दीवार में नाखून को गड़ाकर अपने शरीर को खींचकर ऊपर तक लेकर आते थे और अपने पैरों पर वजन डालते थे। इस तरह से वो अपने शरीर पर वजन डालते ताकि उनकी टांगें चलने लायक हो जाएं। और डॉक्टर्स को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। अगर डॉक्टर्स को ये पता चल जाता तो वहाँ रात का भी उन पर पहरा लगा दिया जाता, क्योंकि कोई पेशेंट ऐसा नहीं कर सकता, इससे उसकी हालत खराब हो सकती है। लेकिन रॉय का मानना था भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन अपनी टांगों पर खड़ा होकर मरूंगा और जंग में मरूंगा। इसीलिए 6 महीने तक रात को वो अपनी ट्रेनिंग करते रहे और डॉक्टर हैरान थे, आखिर इनकी रिकवरी इतनी तेज़ी से कैसे हो रही है। कोई भी इतनी जल्दी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि वो इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुए थे, डॉक्टर्स ने कहा था ये ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं हो सकता। 6 महीने बाद वो अपनी टांगों पर चल रहा था और उसकी रिकवरी होती गई, जिसके बाद वो नेशनल आर्मी से बाहर नहीं निकाला गया। ये बात थी 1965 की और इसके बाद दोबारा नेशनल आर्मी में वो पूरी तरह से ठीक होकर पहुंच गए थे। वो आर्मी में तो थे, लेकिन उन्हें डेस्क जॉब दी गई थी। जो भी आर्मी में होता है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, उसे ऑनर के तौर पर एक अच्छी जॉब दी जाती है ताकि दोबारा उसे जंग में लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो रॉय थे, वो तो चाहते थे कि मुझे जंग में भेजो, मैं जंग में मरना चाहता हूँ, इस तरह डेस्क पर बैठना नहीं चाहता। लेकिन वहाँ उनकी सुनी नहीं जा रही थी। उन्हें आरामदायक जॉब दी गई थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनकी टांगें चल पा रही थी। अब वो ठीक थे, तो कोई नहीं चाहता था, उनके सीनियर नहीं चाहते थे कि दोबारा इनके साथ कुछ ऐसा हो। लेकिन रॉय वहाँ हर किसी की मिन्नतें कर रहे थे कि उन्हें दोबारा जंग में भेजा जाए। अभी वियतनाम वॉर चल रही थी। 1968 में उन्होंने ये कोशिशें करने की बजाय स्पेशल फोर्सेस के लिए एग्ज़ाम देने शुरू कर दिए। वहाँ कुछ कम्पिटेंट कोर्सेज होते हैं, वो करने लगे। इस तरह वहाँ वो ट्रेनिंग करने लगे और उनकी सिलेक्शन हो गई आर्मी स्पेशल फोर्सेस में और दोबारा जंग में उन्हें उसी वियतनाम वॉर में भेजा गया, वियतनाम। अब वो 2 महीने तक
वियतनाम में अपने कैंप में थे, वहाँ पर उन्हें कुछ जंग लड़नी पड़ती। वो एक बड़े कैंप बनाकर वहाँ रहा करते थे। वहाँ चर्च भी बनाई जाती थी, सारा बड़े बड़े क्वार्टर से बनाए जाते थे जहां सैनिक रहते थे। वहां से निकलकर बाहर जंग लड़ी जाती थी। इस तरह से जो रॉय थे एक समय अपने उस चर्च की कुछ सफाई कर रहे थे, कुछ ठीक कर रहे थे। तभी पास के उनके जो कैंप में रेडियो सिग्नल आने लगे और वो भागकर उन सिग्नल को सुनना चाहते थे, आखिर कौन हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने ये रेडियो फोन उठाया, ये पास के ही बटालियन से एक सैनिक बोल रहा था जो 12 लोग थे, बहुत बुरी तरह से जख्मी थे और उन्हें घेरा जा चुका था क्योंकि जंग पास में चल रही थी और काफी लोग मर भी रहे थे। लेकिन वो उस समय वहां पर बुरी तरह से फंस चुके थे और रॉय से विनती कर रहे थे कि उन्हें वहां से निकाला जाए क्योंकि जो दुश्मन सेना है उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है, उनकी मदद कोई ना कोई करने के लिए आए। अब जो रॉय थे खुद वहां पर जाना चाहते थे लेकिन इस तरह से वहां तक जाया नहीं जा सकता था। तभी उन्हें गड़गड़ाने की आवाज सुनाई दी। ये हेलीकॉप्टर थे, 2 हेलीकॉप्टर इसी तरफ आ रहे थे। तो रॉय काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि मैं उन्हें बता सकता हूं और हेलीकॉप्टर है तो वहां पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं, उन्हें बचाकर ला सकते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां पर रुके तो वो देखकर हैरान थे, उन हेलीकॉप्टर्स पर इतनी ज़्यादा गोलियों की बौछार हो चुकी थी। इसी के साथ एक हेलीकॉप्टर में जो गनमैन था वो मारा जा चुका था और जो पायलट था बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने कहा था वहाँ बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही है। उस समय रॉय उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे कि 12 लोगों को बचाने के लिए जाना है। अब उनकी कोशिश जो हेलीकॉप्टर का पायलट था यही थी, लेकिन वो बुरी तरह से गोलियां खाकर यहाँ पर पहुंचे थे। रॉय के पास उस समय गन नहीं थी, गन उठाने का उनके पास समय नहीं था। तो एक जो चाकू था वो जेब में डालकर वो उस हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट को कहने लगे थे, मुझे वहां पर लेकर जाओ, मैं 12 लोगों को बचाना चाहता हूँ। तब हेलीकॉप्टर लेकर वो पायलट वहां पर गया। नीचे से गोलियों की बौछार हो रही थी। जो 12 लोग जहां फंसे हुए थे, नीचे कैंप बना हुआ था जहां से धुआं निकल रहा था, वो अपनी लोकेशन बता रहे थे। लेकिन हेलीकॉप्टर को घने जंगल के बीच में उतारा नहीं जा सकता और जो पायलट था वो कह रहा था कि मैं यहाँ नहीं नीचे कर सकता। गोलियां बहुत तेजी से आ रही थी, यानी हर तरफ से गोलियां पड़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था गोली आ किस तरफ से रही है, हर तरफ से गोलियां गोलियां। और जो हेलीकॉप्टर पायलट था वो बार बार जिगजैग करके उस हेलीकॉप्टर को इधर उधर कर रहा था। लेकिन अब वहां हेलीकॉप्टर उतारा नहीं जा सकता था, कोई जगह नहीं थी उतारने वाली। तो रॉय ने कहा हेलीकॉप्टर नीचे करो, मैं कैंप पर ही छलांग लगाना चाहूंगा। तब रॉय ने जंगल में ही पेड़ के ऊपर छलांग लगा दी और इस तरह वो जंगल में उतर गया था सही सलामत। लेकिन दुश्मनों के बिल्कुल बीच जो 12 सैनिक थे वो काफी दूरी पर थे और उनके पास कोई बंदूक तक नहीं थी ओपन फायर करने के लिए। और वहां जो वियतनामी आर्मी के लोग थे वो खुद हैरान थे कि इस तरह से कोई अमेरिकन ऊपर से टपक पड़ा है और बीच में पागलों की तरह भागा जा रहा है, वो भी बिना गन के। वो समझ नहीं पाए और कुछ समय उन्होंने गोलीबारी की भी नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। बाद में उन्होंने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब गोलियां पड़ रही थी, रॉय भागते हुए जा रहे थे। अब एक गोली उनके जबड़े में लगी थी, एक उनके सर के यहाँ छूकर गई थी, फिर भी उनकी खोपड़ी को फ्रैक्चर कर दिया था। इसी के साथ उनकी पीठ के पीछे एक ग्रेनेड भी गिरा था और उसके छर्रे उनकी पीठ के अंदर जा चुके थे। वो छलनी हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर हिम्मत थी। वो भागते हुए उन 12 लोगों के पास पहुंचे। जब उन्होंने वो 12 लोगों को देखा ना, वहां से वो फायर तो कर रहे थे लेकिन उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हर किसी को गोली लगी हुई थी। 4 लोग तो मरे हुए थे, बाकी जो बचे थे वो गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनमें से जिसकी हालत सबसे सही थी, उस आदमी की हालत मैं आपको बताता हूँ। उसकी आंख के इधर से गोली पड़ी थी, यहाँ से गोली निकल गई थी। एक आंख से वो जैसे काना हो गया था, एक आंख से देख पा रहा था, हाथ में बंदूक पकड़े, शरीर बहुत जख्मी, खून से लथपथ था और वो गोली चला रहा था। यहाँ पर जो सर्वाइवर थे ये सबसे अच्छी हालत में था। अब आप सोच सकते हैं बाकियों की हालत कैसी होगी। जो रॉय थे समझ नहीं पा रहे थे कि करना है तो क्या करना है। तब उन्होंने वहां सैनिकों की गन्स उठाकर वहीं पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उनके पास एक प्लान था कि पीछे एक खास जगह है जहां पर हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। अगर मैं इन्हें लेकर वहां तक पहुंच जाऊं तो किसी तरह से मैं इन्हें बचा सकता हूं। इसके बाद वो एक एक करके उन लोगों को उठा उठाकर उस जगह पर ले जा रहे थे और गोलियां बहुत ज़्यादा चल रही थी। वो एक हाथ में बंदूक पकड़ते और इंसान को खींचते खींचते वहां तक लेकर जाते। इस तरह वो जो जिंदा साथी थे खींचते खींचते उन्हें वहां तक ले गए थे और इस तरह ये काम में उनकी जांग में एक गोली भी लगी थी जो जांग को आर पार कर चुकी थी। फिर भी रुकने का नाम वो नहीं ले रहे थे। जिंदा लोगों को उस जगह तक उन्होंने पहुंचा दिया और वहां से फ्लेयर गन चलाकर जो सिग्नल भी हेलीकॉप्टर को भेज दिया था कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ इन्हें बचाया जाए। अब वहां थोड़ा ठीक ठाक बचाया जा सकता था क्योंकि हेलीकॉप्टर नीचे आ सकता था। वो उस गोलीबारी वाली जगह से थोड़ा दूर थे। सैनिकों को उन्होंने पीछे खदेड़ा हुआ था।
वहाँ हेलीकॉप्टर उतर रहा था, लोगों को उसमें बिठाया जा रहा था और रॉय को ये भी लगा कि ये तो जिंदा लोग हैं जिन्हें मैं खींचकर यहाँ तक ले आया हूँ। अब जो लाशें हैं मुझे वो भी लानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई सैनिक इस तरह से यहाँ पर छूट जाए। तो वो जो लाशें थीं एक एक करके उन्हें उठाने की कोशिश भी कर रहे थे। उनमें से एक उनका साथी था। जब उसकी लाश उन्होंने देखी तो हिम्मत की कि इसे भी मैं लेकर जाऊं ताकि इसका जो रीति रिवाज से अंतिम संस्कार जो भी करना है वो तो कर पाएं। लाशों के साथ भी वो इज्जत दिखा रहे थे। लेकिन अब उस लाश को उठाकर जब वो निकलने की कोशिश कर रहे थे तब वहाँ पर गोलीबारी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। उनके शरीर पर भी 1-2 गोलियाँ लगी थी और तब वो समझ गए कि मैं इस तरह लाश को लेकर हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुँच सकता। हो सकता है अगर मैं वहाँ तक पहुँचूँ भी तो मरी हुई हालत में पहुँचूँ, इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। मुझे ये लाशें छोड़नी होंगी और खुद वहाँ तक पहुँचना होगा। इसके बाद वो जब उस जगह पर पहुँचे थे तब वो और ज़्यादा घबरा से गए थे। जो हेलीकॉप्टर था वो टेक ऑफ करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन गोलीबारी के कारण इंजन में आग लग गई और वहीं पर वो धमाके से जलने लगा था। अब जो सैनिक थे जो अधमरे से थे वो किसी तरह घिसटकर बाहर की तरफ आ गए थे, लेकिन अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब धुआं इतना ज़्यादा जा रहा था कि दुश्मन सेना को पता था कहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और वहाँ पर कुछ लोग जिंदा भी होंगे, तो वो मोटार वहाँ पर फेंकेंगे, गोले वहाँ पर फेंकेंगे, इससे कोई भी बच नहीं पाएगा। और रॉय को अब पता था कि सभी सैनिकों को इस जगह से किसी और जगह लेकर जाना है। इसके बाद वो खींच कर उन्हें एक और जगह ले जाने लगा। अब और गोलियां पड़ रही थी। एक ऐसा इंसान था गोलियां खाए जा रहा था, टांगों में, जांग में, पेट में। इस बार उसके पेट में गोली लगी थी लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। अपने जिंदा साथियों को खींचकर उस जगह से थोड़ा दूर ले गया और तब वो समझ गया था कि अब बहुत मुश्किल हो गई है। अब इन सैनिकों को रोका नहीं जा सकता, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तब उन्हें पता चल गया था कि अब एक ही रास्ता बचा है, वो है एयर स्ट्राइक का। तब उन्होंने रेडियो सिग्नल के जरिए एयर स्ट्राइक मांगी कि यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जाए, मेरी लोकेशन ये है, यहाँ आसपास एयर स्ट्राइक की जाए। अब जो एयर स्ट्राइक होती है उस लोकेशन पर की जाती है जो लोकेशन भेजी जाती है और ज़्यादातर उसके दूरी पर की जाती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंसे हुए थे और लगभग 1000 सैनिक थे जो इर्द गिर्द उन्हें घेर चुके थे। जो रॉय थे वही थे जो गोलीबारी कर रहे थे और ज़मीन से उठाकर दुश्मनों की बंदूकें उठा कर गोलियां चला रहे। गोलियां खत्म हो जाती, फिर आगे उन्हें और लाशें मिलती, वहाँ बंदूकें मिलती, वो उठाकर गोलियां चला रहे। इस तरह से वो ज़्यादा समय बच नहीं सकते थे और उन्हें गोलियां लगे जा रही थी। वो टर्मिनेटर की तरह मरने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि जो भी उनके अंदर जान थी, एड्रेलिन जो उनके अंदर पूरी तरह से फैला हुआ था, वो बस कोशिश कर रहे थे बंदूकें उठाकर मैं अपने साथियों को बचा लूँ। जंग ही उनके लिए ज़िंदगी थी। वहाँ उन्होंने एयर स्ट्राइक मांगी और अपने बहुत ज़्यादा करीब मांगी और तब वहाँ एयर स्ट्राइक भी हुई थी। और वो जो एयर स्ट्राइक थी वो एक सीध में की जाती है, यानी कि पूरे एरिया को वहाँ पर उड़ा दिया जाता है। इस तरह वो तो बचे थे क्योंकि उनके काफ़ी करीब हुई थी, लेकिन वो उससे थोड़ा दूर थे। इस तरह एयर स्ट्राइक में काफ़ी सैनिक मरे थे, लेकिन वहाँ सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उन्हें अब बचाने का कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा था। अब रॉय को लगा था शायद मरने का समय नज़दीक आ गया है। तब वहाँ मॉर्फिन के कुछ इंजेक्शन पड़े थे, वो सब अपने घायल साथियों को लगाने लगे ताकि जब मरें तो उन्हें दर्द ना हो, वो आराम की मौत मरें। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर के गड़गड़ाने की आवाज़ें आने लगी और हेलीकॉप्टर वहाँ उन्हें बचाने के लिए आ चुके थे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से बहुत ज़्यादा गोलीबारी की गई और उन जो दुश्मनों को पीछे खदेड़ा गया, ये उस जगह पर थे जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता था। इस तरह से हेलीकॉप्टर वहाँ पर उतरा और रॉय देखिए कितने ज़्यादा ज़ख्मी थे कि उनके साथी अधमरे हो गए थे। वो उनसे ज़्यादा अधमरे थे लेकिन भाग पा रहे थे, चल पा रहे थे। तब उन्होंने अपने साथियों को खींच कर हेलीकॉप्टर तक वहाँ हेलीकॉप्टर में भरा था। उनके और गोलियां लग रही थी, एक और पेट में गोली लगी थी, एक और ग्रेनेड धमाका हुआ था। उनकी पीठ फिर से छर्रों से बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। उनके शरीर में इतनी गोलियां थीं कि भाई उनके शरीर को शरीर नहीं, गोलियों का कोई राउंड कहा जा सकता है। इसके बाद वो अपने साथियों को उठा कर हेलीकॉप्टर में भर गए। जो भी उन्हें बंदूक मिलती वो गोलियां चलाते रहते, साथी को खींच कर लाते रहते, ओपन फायर करते रहते। इस तरह से वो अपने साथियों को वहाँ हेलीकॉप्टर में भर पाए और अंतिम वो थे जो उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे। इस तरह से वो हेलीकॉप्टर से उन सबको रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद वहाँ पास के ही कैंप में उनका इलाज शुरू हुआ। उन्हें बचाने की कोशिशें की जा रही थी, जिसके बाद उनका शरीर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था और जो डॉक्टर थे ये समझ नहीं पा रहे थे कि शुरू कहाँ से करें। मतलब हर जगह तो इतने ज़्यादा ज़ख्म हैं, शुरू करें तो कहाँ से करें। अब उनकी जो हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि आंखों से यहाँ से खून
गिर रहा था, आंखें पूरी खून से भर गई थी और खून जम गया था। वो देख नहीं पा रहे थे, वो हिल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर उनकी धड़कन चेक करने लगे, उनकी धड़कन नहीं चल रही थी और डॉक्टर्स को लगा कि रॉय मर चुके हैं। एक बहादुर सैनिक की मौत हुई। इसके बाद जो लाशें होती हैं उन्हें जिपर बैग में डाल दिया जाता है और उन लाशों को फिर यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया जाता था। लेकिन जब जिप को बंद किया जा रहा था तब उन्होंने थूका, उनके मुंह में खून था, उन्होंने थूका। उसके बाद उनकी जिप खोली गई, दोबारा से उनका इलाज शुरू किया गया। क्योंकि उनका शरीर ठंडा पड़ गया था, वो हिल नहीं पा रहे थे, आंखें बंद थी, मुंह बंद हो चुका था एक तरफ से, जबड़े में तो गोलियां लगी थी, पीठ में, गर्दन में, कंधे में, बाजुओं में, पेट में, कहाँ गोली नहीं लगी थी, हर जगह तो गोली लगी थी। शरीर काम नहीं कर रहा था, दिल की धड़कन बार बार रुक रही थी, बार बार चल रही थी और वो बता नहीं पा रहे थे कि वो जिंदा हैं। उन्हें मरा हुआ समझ लिया गया था। थूक कर उन्होंने बताया कि वो जिंदा है। जल्दी से जिप बैग से निकाला गया, दोबारा इलाज करवाया गया। अब हालत उनकी थोड़ी सुधरी थी तो उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेज दिया गया और वहाँ पर उनका इलाज लगभग 1 से 1.5 साल तक चला था। इस तरह से वो फिर से मरकर जिंदा हो गए थे। कहते हैं कि 37 वाउंड्स थे, गोलियों के, छर्रों के 37 बड़े बड़े छेद उनके शरीर में हो गए थे जब उनका इलाज किया जा रहा था। कोई इंसान नहीं बच सकता, वो बचे थे। वो उस जंग के बाद भी रिटायर होना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि जंग ही मेरे लिए बनी हुई है, मैं जंग के लिए बना हुआ हूँ और हमेशा आर्मी को सर्व करता रहूँगा। इस तरह 1981 में उन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया था। एक ऐसे आदमी का जिसे मारा ही नहीं जा सकता, एक ऐसा आदमी जो अपने साथियों की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने को तैयार था। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी एक जांबाज सैनिक की? अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं इस चैनल पर कुछ खास ट्रू स्टोरीज लेकर आ रहा हूं जिसकी आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो प्लीज़ कमेंट्स भी करें, अपने सुझाव भी दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।